वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले इंटरफेरेंस में हमने दो तरह का इंटरफेरेंस पढ़ा था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको सीआई लिख रही हूं मैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी, ठीक है, BRIGHT, ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी। और हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस बनती थी। उनकी कंडीशन याद है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई क्या होना चाहिए, मतलब एंगल कितना होना चाहिए? नहीं, पाई था 2n पाई था, 2n पाई। और इसका नहीं कैसे आज पढ़ा है डिस्ट्रक्टिव का, हाँ डिस्ट्रक्टिव का 2n - 1 पाई, ठीक है। इसका पाथ डिफरेंस कितना था? ये था n लैम्डा। और इसका पाथ डिफरेंस क्या था? 0.5 2n - 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है, वो YDS में आएगा। इसमें n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 0 से लेते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें भी हम n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन 0 से लेते हैं। इसमें हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ब्राइट फ्रिंज है, कितनी होती है? 4a² इंटेंसिटी होती है इसमें। और इसमें इंटेंसिटी 0 होती है, डार्क है, मिनिमम इंटेंसिटी 0 इंटेंसिटी होती है। ये सब याद है? एक इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और लिख लें दीदी। हाँ लिखो। और एक और रिलेशन बताया था इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसका उल्टा था, वो भी आएगा। उसका उल्टा भी बताया था, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √i। स्क्वायर को उधर भेज देंगे, √i आ जाएगा। फॉर डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, डिफरेंट एम्पलीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था? A = √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos थीटा या फिर cos फाई लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, I = I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 cos फाई, ठीक है। एक ये फॉर्मूला था। और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग अलग भी बताया था मैंने। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस को मैं BF लिख रही हूँ, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैं डार्क फ्रिंजेस के लिए DF लिख रही हूँ, ठीक है। इन दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में प्लस करेंगे। और इंटेंसिटी I मैक्सिमम √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ब्राइट फ्रिंज। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या बताया था? A मिनिमम होगा A1 - A2 और I मिनिमम होगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। इसको नोट करो। एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी, I max अपॉन I मिनिमम। इसका रेशियो पूछ लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, शायद 2023 में पूछा था, तो आने का चांस है 23 में पूछा है। तो I max अपॉन I मिनिमम का रेशियो क्या होगा? तुमको साफ दिख रहा है, √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है ना, तो मैंने पूरे पे होल स्क्वायर लगाया। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, I = 4a² cos स्क्वायर π/2, याद है? इसमें फाई क्या था? फेज डिफरेंस। फेज ये तो 2 में निकल रहा था ना, वो एम्पलीट्यूड का था। एम्पलीट्यूड की टर्म्स में भी लिखवा सकते हैं। देखो I को हम क्या लिखेंगे? A² लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर इस पूरे पे रूट पे जाएगा, तो 4 का रूट होगा 2, A² का A cos π/2। ये एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एक रिलेशन तुमको ध्यान रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई अपॉन 2π = डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, ये ध्यान रखना है। इसको याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ।
फाई क्या होता है? एंगल होता है। मैक्सिमम एंगल क्या होता है? 2 पाई। तो फाई के नीचे 2 पाई लिखना है। एक्स क्या होता है? पार्ट डिफरेंस होता है, और पार्ट डिफरेंस किस टर्म में होता है? लैम्डा की टर्म में होता है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। ऐसे ही याद रखने का तरीका बता रही हूँ। ये बीच अब सुन लो क्यों किया था। अभी यहाँ ध्यान दें, हम YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने एक फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, यही निकाला था। इसमें डेल्टा एक्स क्या था? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस। एक्स क्या था? पोजीशन ऑफ द फ्रिंज। हमने बोला था ना कि सेंट्रल लाइन से कुछ एक्स डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, तो एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ द फ्रिंज। एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। स्मॉल डी क्या है? 2 स्लिट्स बनाई थी हमने, 2 स्लिट्स बनाई थी, उन स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था स्मॉल डी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स। और कैपिटल डी क्या था? स्लिट और यहाँ स्क्रीन थी, उनके बीच का डिस्टेंस था कैपिटल डी। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ठीक है। और जो स्मॉल डी होता था ना, वो बहुत ज्यादा छोटा है कैपिटल डी से, ठीक है। अगर स्मॉल डी मैंने नैनोमीटर्स की टर्म में लिया है, तो जो डी होगा ना वो मिलीमीटर या फिर मीटर के टर्म्स में होगा। बहुत छोटा होना चाहिए डी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट काफी कम होना चाहिए और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू YDSE, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज में पोजिशन। ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और डार्क फ्रिंज यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पोजीशन यानी कि x, ठीक है। x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी। अब इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें d ऊपर आता है, कैपिटल D ऊपर आता है, स्मॉल d नीचे आता है। इसमें स्मॉल d ऊपर आता है, कैपिटल D नीचे आता है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तुम अगर ये लाइन बोलोगे ना 10 बार, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मुझे भी ऐसे ही याद है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और डार्क फ्रिंज के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। ये x क्या है? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, ब्राइट फ्रिंज, और ये हुई पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज 2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में ब्राइट फ्रिंज बनती है, तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? ये बीटा मतलब क्या है? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी? 2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क के बीच की जो विड्थ होगी वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी। तो x n+1, जैसे मैंने इस वाली को n मान लिया डार्क फ्रिंज को, तो उसके बाद वाली n+1 होगी। तो x n+1 इस वाले की पोजीशन माइनस xn इस वाले की पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन को माइनस करेंगे तो ये ब्राइट फ्रिंज की लेंथ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो बीटा का फॉर्मूला हमें याद रखना, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। 2 ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डार्क फ्रिंज की विड्थ होगी। तो n x n+1 माइनस xn, तो बीटा इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, देखो दोनों के लिए विड्थ सेम है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वल विड्थ ऑफ फ्रिंजेस बनती है इन इंटरफेरेंस पैटर्न। पर डिफ्रैक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा है? अनइक्वल बनती है, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा बनता था, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते थे विड्थ की लेंथ, विड्थ की साइज कम होती जाती थी, फ्रिंजेस की विड्थ कम होती जाती थी, है ना। अच्छा, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी 4-5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना। कोहेरेंट सोर्सेस की सीधा डेफिनेशन पूछ लेते हैं। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस?
two light sources are known as coherent when they are in the same phase and have constant phase difference. Same frequency, same or constant phase. Same frequency, constant phase. So two sources are said to be coherent. Said to be coherent. Coherent if they have same frequency and constant phase difference. कांस्टेंट की जगह जीरो भी तो हो सकता है ना, जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस इस पे ना एक असर्शन रीजन आया था, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, उसमें इन्होंने क्या लिखा था ना, असर्शन में ऐसे लिख दिया था कांस्टेंट वेवलेंथ, ये तो गलत हो गया, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की जगह कांस्टेंट वेवलेंथ लिख दिया, तो असर्शन गलत हो गया था। और रीजन में भी ना इन्होंने घुमा फिरा के रीजन तो बता दिया, सुनने में तो अपन को अच्छा लग रहा था रीजन, पर रीजन में ना इन्होंने कहीं भी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं बोला, तो रीजन भी इनकरेक्ट हो गया था, असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हो गए थे। अभी कराऊंगी मैं क्वेश्चन, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड, एक एक डेफिनेशन ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट, सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब जो वाइट लाइट वाला था ना पार्ट, वो मैं लिखवा रही हूँ पॉइंट। अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट यूज करें, अभी तक जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, सिंगल कलर, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट अगर हम यूज करें, अगर व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम फॉर्मूला से देखो, x इज इक्वल्स टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। व्हाइट लाइट में विबग्योर सारे कलर होंगे, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेड की, तो रेड के लिए वेवलेंथ ज्यादा, तो पोजीशन ऑफ फ्रिंज भी ज्यादा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा में सबसे दूर रेड बन रहा होगा, सबसे दूर रेड बन रहा होगा, उससे कम उसके बाद बन रहा होगा ऑरेंज, उसके बाद बन रहा होगा येलो, उसके बाद बन रहा होगा ग्रीन, उसके बाद ब्लू, फिर इंडिगो, फिर सबसे अंदर कौन सा बन रहा होगा, वायलेट। तो इस तरह का फ्रिंज पैटर्न हमें नजर आएगा व्हाइट लाइट के लिए, ठीक है। तो व्हाइट लाइट में हमें इतना ध्यान रखना है कि पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस सबसे पास में कौन सी होती है, वायलेट, और सबसे दूर कौन सी होती है, रेड होती है, ठीक है। ऐसे लिख देना, एक्स सबसे ज्यादा किसके लिए हो गया, रेड के लिए, क्योंकि उसकी पोजीशन सबसे दूर है सेंटर से, उससे कम हो गया एक्स ओ ऑरेंज के लिए, उससे कम हो गया येलो के लिए, उससे कम हो गया ग्रीन के लिए, उससे कम हो गया ब्लू के लिए, उससे कम हो गया इंडिगो के लिए, उससे कम हो गया वायलेट के लिए। ये पोजीशन हो गई, और ये डायग्राम बना लेना, अच्छे से समझ में आता है इस डायग्राम। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला याद है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया मैंने किसी भी एक स्लिट के सामने, दोनों स्लिट के सामने अगर इंसर्ट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी एक स्लिट के सामने अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला चेंज होगा, x इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। हाँ, म्यू है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी है इस मीडियम की थिकनेस, x ये क्या है, पोजीशन है, शिफ्ट है, कितना ये शिफ्ट हुआ, अपनी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट है, शिफ्ट इन पोजीशन, ठीक है। बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। और वेवलेंथ क्या चेंज होगी, क्वेश्चन इसमें से आता है ना कि वेवलेंथ कैसे चेंज होगी अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, तो जो ओरिजिनल वेवलेंथ है ना उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली बीटा यानी कि फ्रिंज की विड्थ कैसे चेंज होगी, जो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ थी उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे, सबके लिए म्यू से डिवाइड कर देंगे। सिंपल। अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो बीटा का फॉर्मूला लिख दो, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और साथ में ये म्यू लिख दो। अब डिफ्रैक्शन के फॉर्मूला देख रहे हैं। डिफ्रैक्शन, सबसे पहले डिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है बताओ, उसमें हो जाता है ना, एक तो ये ऐसे बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम, रे ऑफ लाइट जरूरी नहीं है, बेंडिंग ऑफ लाइट लिख देते हैं, चलो सही है, जो भी है, बेंडिंग ऑफ लाइट, कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन मैंने तुमको बताया था कि व्हाई डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज इजीली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इजीली ऑब्जर्वेबल, क्यों इजीली ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड
ऑलमोस्ट इक्वल होती है सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के, साइज ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, इसलिए डिफ्रैक्शन हो जाता है सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। पर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होती है, बहुत कम होती है साइज ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के, साइज ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। इसलिए हम जो स्लिट्स बनाते हैं वो एंगस्ट्रॉम की यूनिट में बनाते हैं ताकि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल बन जाए, ठीक है। तो स्लिट्स जो यूज करते हैं ना हम फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या फिर स्लिट, या फिर हम लिख देते हैं स्लिट। तो हम स्लिट का साइज इतना रखते हैं कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल बन जाए। डिफ्रैक्शन के लिए भी हमारी दो कंडीशंस थी, मिनिमा और मैक्सिमा की, है ना। दो कंडीशन थी, मिनिमा कंडीशन, मिनिमा में क्या बनते थे, डार्क फ्रिंजेस बनते थे, मैं डीएफ लिख रही हूँ, और मैक्सिमा में क्या बनते थे, ब्राइट फ्रिंजेस बनते थे, ब्राइट फ्रिंजेस बनते थे। इसी को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देंगे, ठीक है। इसमें फॉर्मूलाज उल्टे हो जाते थे, उल्टे हो जाते थे। इसके लिए पाथ डिफरेंस हो जाएगा मिनिमा के लिए एन लैम्डा, इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए था, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था। इसके लिए डेल्टा एक्स हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से पहले देख लो फिर लिखना। एक और फॉर्मूला हमने लिखा था, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, याद है। इसके लिए भी डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, इन दोनों में डेल्टा एक्स को इक्वेट कर दो, ये भी डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स, तो मैं लिख सकती हूँ ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। सिमिलरली हम इसके लिए भी लिख सकते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n-1/2 लैम्डा, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन लिख सकते हैं, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। उसमें क्या था, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पर हम ए लेते हैं। ए क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, इसमें सिंगल स्लिट यूज करते हैं ना हम, डिफ्रैक्शन में क्या यूज करते हैं, सिंगल स्लिट, स्टार मार्क करके लिखते हैं ना, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट इज यूज्ड, सिंगल स्लिट विथ इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेस, पॉइंट सोर्सेस। ये जो एक स्लिट हम यूज करते हैं ना, इस स्लिट की विड्थ है ये ए क्या है, इस स्लिट की विड्थ है, स्लिट विड्थ, तो ए क्या है, स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ। लैम्डा तो वेवलेंथ है, कैपिटल डी डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन है, और स्मॉल ए स्लिट विड्थ है, ठीक है। इसके लिए x क्या होगा, 2n-1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी ए, ये हो गया डिस्टेंस फॉर सॉरी पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हाँ, अब सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा देखो, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, स्क्रीन पे एक बड़ा सा ऐसे सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके ऊपर होंगे दो डार्क फ्रिंजेस। अगर मैंने दो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन देख ली, ये सेंट्रल लाइन होगी, यहां से इस डार्क फ्रिंज की पोजीशन पता कर ली, यहां से इस डार्क फ्रिंज की पोजीशन पता कर ली, और दोनों इसका एक का डबल कर दिया, तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी। मतलब मुझे एक डार्क फ्रिंज की पोजीशन पता चल गई, तो उसका डबल करने पर पूरा सेंट्रल मैक्सिमा पता चल जाएगा। और डार्क फ्रिंज की विड्थ होती है एन नहीं लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, या ए, इसमें हम ए यूज करते हैं, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, ठीक है। ये किसकी है, सिंगल डार्क फ्रिंज की विड्थ है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ नहीं पोजीशन लिख देते, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज है। और इसका अगर मैंने डबल कर दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बीटा विड्थ, ये बीटा किस लिए है, इसको बीटा डैश भी लिख सकते हो, विड्थ ऑफ, इसको एक्स लिखते हैं ना, बीटा मत लिखना, पोजीशन है ना, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स, 2x हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लीनियर विड्थ भी बोलते हैं, लीनियर विड्थ। दीदी इतने सारे फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे? और एंगुलर विड्थ आएंगे, दीदी बताओ इन सब पे प्रीवियस ईयर आया हुआ है। एंगुलर विड्थ के लिए देखो डी को हटा दो, 2 लैम्डा अपॉन ए, एंगुलर विड्थ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। अगर सेकेंडरी मैक्सिमा का पूछे ना तो इसमें से बस 2 हटा देना, तो मैं लिख देती हूँ सेकेंडरी मैक्सिमा, नहीं सेकेंडरी मिनिमा का ही पूछेंगे। सेकेंडरी लिख के तुम नोट कर लो यहाँ पे, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए और थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला सेकेंडरी के लिए। और हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होती है? ए स्क्वायर होती है, ये भी ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 4a स्क्वायर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 0 और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए a स्क्वायर। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कम होता जाएगा। इंटेंसिटी डायग्राम याद है? इंटेंसिटी डायग्राम इंटरफेरेंस के लिए इस पे क्वेश्चन आया, इंटेंसिटी डायग्राम पे क्वेश्चन आया है इंटरफेरेंस के लिए और डिफ्रैक्शन। यहाँ पर मैं रख रही हूँ फेस, ठीक है, यहाँ मैं रख रही हूँ इंटेंसिटी। 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ठीक है। देखो 0 पे होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमा बन रहा होगा 4a स्क्वायर इंटेंसिटी होगी। फिर जैसे ही हम पाई पे जाते थे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, ठीक है। फिर वापस 2 पाई पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और सेम इंटेंसिटी की विड्थ बनती है ना, सेम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में, तो सेम इंटेंसिटी का बना दिया और ये फिर से डिस्ट्रक्टिव हो गया, यहाँ सेम इंटेंसिटी का बन गया। ऐसा ही यहाँ पर जाओ, डिस्ट्रक्टिव सेम इंटेंसिटी, डिस्ट्रक्टिव सेम इंटेंसिटी, ऐसा ग्राफ बनेगा। और इसके लिए इंटेंसिटी 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, -4 लैम्डा। यहाँ पर हमने क्या लिया है? पाई लिया है, पाई फेज है एक्स एक्सिस में, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में लिया है पाथ, एक्स लिया है, डिस्टेंस लिया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया था मेन तो डिफ्रैक्शन वाले में। सबसे पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी a स्क्वायर, a स्क्वायर आया 0 पे, ठीक है। 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा, तो सबसे बड़ा हमें 0 पे ही बनाना है सेंट्रल मैक्सिमा। फिर जैसे जैसे दूर जाएगा कम होता जाएगा। लैम्डा पे क्या होता था? डिस्ट्रक्टिव होता था। 2 पाई पे वापस कंस्ट्रक्टिव होता था, पर इससे कम बनाएंगे क्योंकि ये सेकंड। लैम्डा पे होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मैंने ऐसे नीचे बनाया, फिर यहाँ पर होगा कंस्ट्रक्टिव ऊपर बनाया, फिर वापस यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव, फिर यहाँ कंस्ट्रक्टिव, ऐसे ही यहाँ चलना है। लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव, 2 पाई पे कंस्ट्रक्टिव, इन दोनों को बराबर बना देना, और 3 पाई पे डिस्ट्रक्टिव, फिर 4 पाई पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव बना देना, सीधे बनाना है इनको, ऐसे, इसको और इसको बराबर, ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये है I0। तो ये जो होते हैं ना, ये वाले जो नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर के स्क्वायर में कंटिन्यू जाते हैं। I0 ये होगा I0 बाय 3 का स्क्वायर, ये होगा I0 बाय 5 का स्क्वायर, ये भी होगा I0 बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ये होगा I0 बाय 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इसके बाद I0 बाय 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर्स चल रहे हैं। तो आपने करा रखा है। हाँ, तो रिवीजन ही तो चल रहा है, सब करा रखा है। तुम अगर प्रीवियस ईयर देखोगे ना, नोट से बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं तुमको। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस बताओ। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? वो बेंडिंग ऑफ लाइट है, वो है। हाँ, एक तो तुम डेफिनेशन लिख लोगे, और इनफाइनाइट डिस्टेंस और इनफाइनाइट डिस्टेंस।
सिंगल स्लिट इज यूज्ड एंड टू सोर्सेस, है ना, टू सोर्सेस आर यूज्ड, तो ऐसे लिखना है तुम्हें कि टू कोहेरेंट सोर्सेस आर इन्वॉल्व, है ना, टू कोहेरेंट सोर्सेस आर इन्वॉल्व। और यहाँ पर इनफाइनाइट सोर्सेस, और यहाँ पर ब्रैकेट में ये भी लिख देना, टू स्लिट्स बनाते हैं ना, टू स्लिट्स, और इसमें हम लिखेंगे इनफाइनाइट सोर्सेस फ्रॉम अ सिंगल स्लिट इनवर्ड। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, इसमें ब्राइट फ्रिंजेस जो है ना इक्वल विड्थ की बनती है, तो ऑल ब्राइट फ्रिंजेस have equal width and intensity, जो प्रीवियस ईयर आया था उसमें 2 ही पॉइंट लिखने थे, पर मैं 4 लिखवा देती हूँ। ऑल नहीं, इसमें क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा तो बड़ा बना था, सेंट्रल मैक्सिमा हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी which decreases as we move away from the center, which decreases as we move away from center। ये आंसर, हाँ, विड्थ का अलग पॉइंट बना सकते हैं, इंटेंसिटी का अलग, यहाँ तो हमने दोनों पॉइंट कंबाइन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और टू स्लिट बना सकते हैं, और एक डेफिनेशन लिख देना तुम कि इंटरफेरेंस इन्वॉल्व टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज लिखवा देते हैं। सुपर इम्पोजिशन, ऐसे नहीं कि तुम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दो, इंटरफेरेंस इन्वॉल्व सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज, इस तरह से लिखना है ना लैंग्वेज वाइज, ऐसे नहीं कि सीधा ही पॉइंट वाइज लिख दो, थोड़ा सा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज, टू कोहेरेंट light sources which bending of ray of light and wavelength of light should be comparable to size of slit या obstacle। इसको लिख दोगे क्या लैंग्वेज वाइज, लिखवा दो लैंग्वेज वाइज ही, wavelength of light should be comparable to size of slit or obstacle,